ओके, तो पार्टनरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब आप पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हो, दैट इज पार्टनरशिप का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और एक और पोर्शन है जिसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन चारों ही हिस्सों में गुडविल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एसेट होता है, एंड इसका ट्रीटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन दोनों ही चीजों को हम दो अलग अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाता है, और फिर पढ़ेंगे कि इस वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, और सारे ही इनटेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन अकाउंटेंसी में एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड करता है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट इन अकाउंटेंसी वी हैव certain standards or set rules. Each of the standard deals with a specific area, and as so accounting standard 26 deals with valuation of intangible assets. किसके साथ डील करता है ये डील करता है वैल्यूएशंस के साथ। किसका? इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स का। रिमेंबर, टेंजिबल फिक्स एसेट्स का वैल्यूएशन AS10 करता है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड सिर्फ इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स के बारे में डील कर रहा होगा। इनटेंजिबल मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, वी कैन ओनली फील देयर प्रेजेंस इन अ बिजनेस। इट्स एन intangible FA, that is fixed assets. कोई एग्जांपल गुडविल को छोड़ के इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स का? हाँ, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स में हम देख सकते हैं पेटेंट्स को, कॉपीराइट्स को, नोन हाउस को। ये सारी ही चीजें इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स के ही पार्ट है। अब सबसे पहली चीज, सर ये गुडविल क्या है? एक्चुअली ये दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है गुड और दूसरा विल। गुडविल कैन बी एक्सप्लेन्ड और एक्सप्रेस्ड एज अ established reputation of a business. कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज में कुछ पर्टिकुलर फर्म्स, फर्म का मतलब होता है एक इंडिविजुअल कंपनी, और इंडस्ट्री क्या है? वो पूरा का पूरा सेगमेंट। तो किसी इंडस्ट्री में जब मैं एक कंपनी की बात करता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कंपनीज अपने एथिकल पॉलिसीज को, अपने स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स को, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपने देखा हो कि अक्सर अकाउंट्स बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। आई थिंक अकाउंटेंसी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर कोई कॉमर्स स्टूडेंट पढ़ा सकता है, ऐसा मानते हैं लोग। आप मानते हो कि नहीं, आई डोंट नो, बट लोग ऐसा मानते हैं। अब क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टीचर्स है, तो आपने क्या अकाउंटेंसी पढ़ते समय किसी भी टीचर से पढ़ लेना एक्सेप्ट किया? नहीं। तो आप किस टीचर के पास जाओगे पढ़ने के लिए? सर, जिनका रिव्यू अच्छा होगा, मतलब जिनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सुने होंगे हमने, जिनके पुराने स्टूडेंट्स ने कहा होगा कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते। मैंने बोला अच्छा, तो ऐसा पुराने स्टूडेंट्स क्यों बता रहे हैं आपको? सर, उनका रेपुटेशन हो सकता है, उनकी टीचिंग्स बहुत अच्छी है, उनके बिहेवियर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए लोग उन्हें रिकमेंड करते। मैंने बोला ओ, इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि हर साल आपके एरिया में 1000 स्टूडेंट्स होते होंगे, तो 500 स्टूडेंट्स उन्हीं के पास चल जाते हैं और बाकी 500 स्टूडेंट्स बाकी टीचर्स के पास। आपने बोला हाँ सर। इसका मतलब सेम इंडस्ट्री में बहुत सारे टीचर्स ऑपरेट कर रहे हैं,
सभी ने इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाया हुआ है, सबके क्लासरूम्स एक जैसे है, सबके क्लासरूम्स में एसी है, सब सब क्वालिफाइड है, उसके बाद भी एक पर्टिकुलर टीचर ज्यादा कमा रहा है। आपने बोला हाँ, ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ गुडविल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगेन if you see Indian market, you will definitely see Tata as a brand. People uh, never questions the product manufactured by Tata, because this is one of those companies who distributes its entire profit for the welfare of the society. तो उनका एक रेपुटेशन है, जिस रेपुटेशन के कारण क्या होगा कि अगर सेम इंडस्ट्री में, मान लो एक ही इंडस्ट्री है, उसमें मैं भी काम कर रहा हूँ और आप भी काम कर रहे हो, मैंने भी 10,000 रुपए लगाए हैं और आपने भी 10,000 रुपए लगाए हैं, और अगर इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब इंडस्ट्री में अगर नॉर्मली हम देखें तो हर किसी को 10% का फायदा होता है। कितने परसेंट का फायदा होता है? 10%। तो मुझे अब एक्चुअली में अगर बात करूं तो मैंने एक साल में प्रॉफिट कमाया 1,100 रुपए, और वहीं पे मान लो साक्षी भी काम कर रही थी, उसने एक साल में प्रॉफिट कमाया ओनली 1,000। तो आपने क्वेश्चन किया, सर इंडस्ट्री में तो 10% का रिटर्न होता है, कैपिटल पे तो 10% का प्रॉफिट होना चाहिए था। इसका मतलब साक्षी is earning a normal profit of 10%, but Ayush is earning more than the normal profit. Why? The answer is goodwill. Goodwill is the answer to all these questions. अब क्योंकि मैंने AS26 का नाम लिया, तो AS26 ने इसके बारे में कुछ कहा, मतलब हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब, वैल्यूएशन करते समय AS26 का यूज क्यों करना है। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि गुडविल दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं गुडविल? गुडविल्स दो टाइप के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ अंदाजा भी नहीं है। आप लकी हो दैट यू विल बी हियरिंग दिस। एक गुडविल होती है जिसे हम कहते हैं परचेज गुडविल। मतलब हमने किसी और का गुडविल खरीद लिया। याद रखिएगा, अब जब मैं कहता हूं किसी और का, तो सिर्फ बिजनेस का गुडविल खरीदा जा सकता है, प्रोफेशंस के गुडविल नहीं बिकते, और अगर कोई बेचता है तो खरीदने वाला बेवकूफ है। रीजन रीजन फिर से एक कहानी सुनेंगे। आपने नाम सुना होगा इंडिया के एक बहुत बड़े ओपन हार्ट सर्जन का, डॉक्टर देवी शेट्टी। किस किसने सुना है उसका नाम? बताइए। साक्षी, हाँ, जानती हो डॉक्टर देवी शेट्टी को? नाम सुना है बस। नाम सुना है। ही इज द ग्रेटेस्ट ओपन हार्ट सर्जन इन इंडिया। In MBA classes, we generally takes or teaches students based on his case studies, because he was the he was the first person who used assembling line in operations. Assembling line क्या होता है कि वहां पे हर अलग अलग शेड्स में अलग अलग काम होता है, और एक आदमी अपना काम करके आइटम को आगे पास कर देता है ताकि दूसरा आदमी उसके ऊपर आगे काम कर सके। उसने कुछ ऐसा ही असेंबलिंग लाइन ओपन हार्ट सर्जरी में किया, और he holds the world record of highest number of open heart surgery at a time. आज मान लो इंडिया में एक रेपुटेशन है डॉक्टर देवी शेट्टी का, दैट जिस भी बंदे का ओपन हार्ट सर्जरी वो करते हैं, दैट पर्सन नेवर डाइज ऑन द ओटी टेबल। मुझे ये बात पता चली, मैं था चौथी फेल, कुछ नहीं आता मुझे, ये भी नहीं पता डॉक्टर की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, बट पैसा बहुत है हमारे पास।
पैसा पानी की तरह बहा सकते हैं। हमने क्या किया, हम पहुंचे डॉक्टर देवी शेट्टी के पास और कहा सर कितने रुपए लेंगे, आप अपना गुडविल मुझे भेज दीजिए, कल से मैं डॉक्टर देवी शेट्टी। उन्होंने कहा 10 लाख करोड़। मैंने बोला लीजिए चेक में भर लीजिए, ऐसे दीजिए। कहा ना पैसे बहुत है हमारे पास, पानी की तरह बहा सकते हैं। दे दिए हमने तुरंत, और मैं बैठ गया उनके चेयर पे, डॉक्टर देवी शेट्टी बन के। मान लो साक्षी को अपने परदादा, मतलब इनके दादा के भी पापा, उनका ओपन हार्ट सर्जरी कराना था। क्या साक्षी मुझे वो ओपन हार्ट सर्जरी करने देगी? नहीं। नहीं। क्यों? देवी शेट्टी का गुडविल है मेरे पास, करने दो। नहीं। क्यों? But the person is different. बट द पर्सन इज, नॉलेज नहीं है क्या? yeah, that means for profession goodwill is with the person, not with the name, isn't it? Am I हाँ. clear? For professions goodwill is with the person, not with the name. आज आयुष कहाँ पढ़ा रहा है इस बात से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से कि आयुष कौन है। आज प्रवीण शर्मा, who is one of the greatest teacher in accountancy, who teaches for CA courses, if he is teaching for Provise, people will go to Provise. If he teaches for Iten CA, people will go for Iten CA. तो गुडविल उस बंदे का है, उस सेंटर का नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि बिजनेस की गुडविल्स बिकते हैं, प्रोफेशन के गुडविल्स नहीं बिकते, और अगर कोई खरीदता है तो वो बेवकूफ है। तो मैंने आपको क्या बताया कि गुडविल परचेज किया जा सकता है। आज मान लो अगर मुझे लगता है कि हल्दीराम का नाम बहुत हो गया, मैं हल्दीराम खरीद लूंगा, और कल से आयुष शर्मा विल बी द ओनर ऑफ हल्दीराम्स। जरूरी नहीं मेरा सरनेम हल्दीराम होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस। और दूसरा यस। goodwill होता है, उसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड। क्या कहते हैं? सेल्फ जेनरेटेड। मतलब ये ऐसी गुडविल है जो हमने खरीदी नहीं है, हमने बनाई है खुद मेहनत करके। AS26 ने इन दोनों गुडविल्स के बारे में क्या कहा? AS26 ने कहा कि अगर गुडविल आप परचेज करके लाते हो तो यू कैन रिकॉर्ड इट इन द बुक्स। व्हाट यू कैन डू? यू कैन रिकॉर्ड दिस इन द बुक्स। आप बुक्स में उस गुडविल को लिख सकते हो। बट अगर आप गुडविल सेल्फ जनरेट करते हो, मतलब आपने मेहनत की है मार्केट में और आज आपका नाम अच्छा है, तो आप इस गुडविल को बुक्स में नहीं लिख सकते। ओके? क्यों? याद रखिएगा, हमेशा टीचर कह रहा है इसलिए मान लिया, ऐसा नहीं करते। यू शुड हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। ये जो वर्ड है ना क्यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कभी लैपटॉप कीबोर्ड देखा है? देखा ही होगा। हाँ। कीबोर्ड में पहला अल्फाबेट कौन सा लिखा होता है? Q. क्यू। आपको पता है फोन्स को क्वाटी क्यों कहते थे? कुछ फोन्स क्वाटी कीपैड्स होते थे क्योंकि उस पे कीबोर्ड होता था, और कीबोर्ड के पहले 5 लेटर्स ही यही होते हैं, क्वाटी। इंटरेस्टिंग है ना? हाँ. इसलिए उन्हें क्वाटी कहते थे, क्वाटी कीपैड्स। तो पहला लेटर भी क्यू क्यों चूज किया पता है? बिकॉज
क्वेश्चनिंग एवरी इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा, आपने सुन लिया, सुन के चले गए, अच्छा सर बता रहे थे परचेज गुडविल को लिख सकते हैं, सेल्फ जनरेट को नहीं लिख सकते। आप जाके घर पे रटने लगोगे बुक लेके, परचेज को लिखना है, परचेज को लिखना है, परचेज को लिखना है, सेल्फ जनरेटेड नहीं लिखते, नहीं लिखते, नहीं लिखते, नहीं लिखते, नहीं लिखते, ऐसा नहीं करते। शुड नो व्हाई, रीजंस आर वेरी क्लियर। द रीजन इज दैट अगर आपने गुडविल परचेज की है, आपने अपने क्लास 11 में एक चीज पढ़ी थी जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, याद है? A is equal to L plus C, पढ़ी है ना? हाँ। देखो, अगर मैंने गुडविल परचेज की होगी तो उसके कारण क्या होगा? एक तो मेरा एसेट बढ़ेगा, है ना? अगर मैं परचेज गुडविल को खरीदता हूं और उसे बुक्स में लिख लेता हूं कि खरीद लिया, तो इससे क्या होगा? मेरा टोटल एसेट्स बढ़ जाएगा, हाँ या ना? हाँ। यस। हाँ वैसा हाँ ना, ये मत सोचो कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं, आता है कि नहीं, भूल जाओ। सिर्फ इतना सा बताओ, अगर मैं एसेट खरीदता हूं तो मेरा एसेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सोचो। बढ़ेगा। हाँ, ठीक है। आपके पास दो पेन थे, आपने एक और पेन खरीद लिया, अब नंबर ऑफ पेन बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? हाँ। बढ़ गए। अच्छा, ये पेन को हाँ खरीदने के लिए या तो आपने पैसे तुरंत दे दिए होंगे या फिर फ्यूचर में दोगे। यस। तो या अगर आपने तुरंत दे दिए होंगे तो साइमल्टेनियसली दूसरा एसेट घट जाएगा। हाँ अगर आप इसे दोबारा से बैलेंस करोगे, सपोज मैं बता रहा हूं, आपने जो एसेट खरीदा उसकी कीमत 100 रुपए थी और आपने तुरंत कैश में पैसे दे दिए, क्या इस इक्वेशन में कोई भी चेंजेस होंगे? कैश घट जाएगा और एसेट बढ़ जाएगा। बट दोनों सेम अमाउंट से हो रहा है ना? हाँ दोनों सेम अमाउंट से। इसका मतलब एसेट का बैलेंस जितना पहले था उतना ही टोटल फिर दिखाई देगा। हाँ ठीक है, बेटर आप और अच्छे से समझ सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूं। सपोज आपके पास एसेट्स था 1,000 रुपए का, लाइबिलिटीज थी आपके पास 800 की, और कैपिटल था 200 रुपए का। आपने गुडविल खरीदा 100 रुपए में और तुरंत कैश पैसे दे दिए। ठीक, तो आपने क्या किया? आपने पहले, क्योंकि आपने गुडविल खरीदा है 100 रुपए का, तो आप अपना एसेट को क्या करोगे? 100 रुपए से बढ़ा दोगे, और इंक्रीज कर क्योंकि देंगे। तुरंत पैसा दे दिया तो आपका एक दूसरा एसेट जो कैश है वो घट जाएगा 100 रुपए से। अब अगर मैं हाँ इसे दोबारा रीराइट करूं तो फिर से इसे क्या लिखेंगे हम? 1000 इक्वल्स टू 800 प्लस 200 लिखेंगे। तो वो कैश से -100 क्यों नहीं हुआ? प्लस 100 और माइनस 100 तो जीरो हो जाता है ना? बट दिन कैश भी तो गया तो उसे हाँ, माइनस तो नहीं किया तो करेंगे? मैंने, देखो मैंने एसेट में ही पहले +100 लिखा क्योंकि 100 रुपए की गुडविल खरीदी हमने, मेरा 100 रुपए से एसेट बढ़ा, और कैश भी तो एसेट होता है, तो कैश 100 रुपए से घटेगा तो एसेट्स फिर 100 रुपए से घटेगा। ओके। नेट इम्पैक्ट कैश में क्या, अब देखो एसेट साइड में नेट इम्पैक्ट क्या है? 1000, क्या है यहाँ पे? 1000 प्लस 100 माइनस 100, तो कैश का नेट फिगर कितना आएगा? 1000। 1000। अच्छा, मान लो आपने तुरंत कैश नहीं दिया होता, तब तब लाइबिलिटी बढ़ जाती, क्योंकि फ्यूचर में आपको हाँ पैसे देने होंगे, तब उस समय हम यहाँ लिखते हैं +100। उसके कारण आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो जाता है पता है आपको? कुछ ऐसा दिखता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। टोटल एसेट्स हो जाते 1100 रुपए के, 1100। और लाइबिलिटी हो जाती 900 की। 900। अभी भी देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हुए हुए, 1100 1100, RHS इज इक्वल्स टू LHS, है ना? हाँ तो इसका मतलब यस। परचेज गुडविल में तो अकाउंटिंग इक्वेशन कभी हैम्पर नहीं होता।
बट सेल्फ जनरेटेड में होता है। देखिए कैसे, फिर से मैंने एक अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा, A इज इक्वल्स टू L प्लस C। फिर से मैंने लिखा, मान लो मेरे पास 1000 रुपए का एसेट है, मेरे पास 800 रुपए की लाइबिलिटी है, और मेरे पास 200 रुपए का कैपिटल है। अब हुआ क्या, मैंने दिन रात मेहनत की, बहुत अच्छा नाम कमाया, और फिर पता लगाया कि मार्केट में मैं दूसरों से ज्यादा कमा रहा हूं, तो मेरा गुडविल कितने का है, पता चला मेरी गुडविल है 200 रुपए की। मैं तुरंत भाग के गया अपने बुक्स में एसेट में लिख लिया 200, 200 की गुडविल, 200 की गुडविल बोलकर। फिर मुझे एक दूसरे अकाउंटेंट ने पूछा, सर ये गुडविल जो आपने 200 का लाया है, क्या इसके लिए आपने कोई कैश पे किया? मैंने बोला नहीं। तो जरूर फ्यूचर में देना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, लाइबिलिटी भी नहीं है क्योंकि मैंने किसी से खरीदा नहीं है। तो बोला अच्छा, तो आप चेक कीजिए आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गया। मैंने चेक किया तो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन अब दिखा रहा है, मेरे पास टोटल एसेट्स है 1200 का, टोटल लाइबिलिटी है 800 की, और टोटल कैपिटल है 200 का। क्या मेरी बैलेंस शीट मैच करेगी? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब ऐसा करना सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें इसे नहीं लिखना चाहिए था। हाँ। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल्स को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। नहीं क्यों नहीं करते। करते? क्योंकि अगर इसे रिकॉर्ड किया तो अकाउंटिंग इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस। क्लियर? तो आपसे अगर कोई पूछेगा, हाँ। मतलब आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे और आप ये चीजें सीख रहे होंगे, तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि सर क्यों परचेज गुडविल को बुक्स में लिखते हैं, क्यों सेल्फ जनरेटेड गुडविल्स को बुक में नहीं लिखते। अगर वो कम पढ़ा लिखा होगा तो डेफिनेटली आपको कहेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन 26 ने कहा इसलिए ऐसा करते हैं, और अगर सच में पढ़ा होगा तो वो आपको डेफिनेटली रीजंस बताएगा कि ऐसा क्यों किया गया। क्लियर? कोई डाउट? नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया इसे हम क्वांटिफाई करेंगे, ये क्वांटिफिएबल एसेट होता है, मतलब इसकी हम क्वांटिटी बता सकते हैं, और इसीलिए हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जब हम इसे बेच रहे होते हैं या किसी और को दे रहे होते हैं। क्लियर? अब ये क्योंकि सेल्फ जनरेट परचेज्ड होगा तो बहुत आसान है सर। अगर गुडविल परचेज किया हुआ होगा तो आपको बिल में पता चल जाएगा या एग्रीमेंट में लिखा होगा कि जिससे खरीदा है उसने आपको कितने में बेचा, तो आपका कॉस्ट क्या है। बट प्रॉब्लम तब है जब ये सेल्फ जनरेटेड हो और आप बेच रहे हो, वैल्यू कैसे पता लगाओ? तो अकाउंटेंसी कहती है सर उस केस में वैल्यू पता लगाने के बहुत सारे तरीके। आपने बोला सच्ची? मैंने बोला हाँ। आपने बोला कौन कौन से? आप देखिए, सी फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वी हैव डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट, सी हमारे पास एक्चुअली 4 मेथड्स है, बट वो 4 बढ़ जाएंगे। कैसे? सबसे पहला मेथड है जिसे हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं आपको समझाऊंगा, ये नाम एवरेज प्रॉफिट लिखा है बट ये एवरेज नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एवरेज। ठीक है, तो पहला मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरे मेथड का नाम है, इसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर, दैट मीन्स
नॉर्मल से ऊपर। थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। Okay, and the last is annuity method. जिन्होंने गुडविल पहले पढ़ी है या जिनके स्कूल में इन टॉपिक्स को पढ़ा दिया गया होगा, ठीक है, वो डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सीखा है और क्या सीखना था। अब क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड? एक्चुअली हम इसे एवरेज प्रॉफिट नहीं, एवरेज एफएमपी कहते हैं। एफएमपी का मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मैं आपको मतलब समझाऊंगा इसका कि किस तरह से हम प्रॉफिट को एफएमपी बनाएंगे और उसके बाद ही कैलकुलेशन करेंगे। क्यों एफएमपी की जरूरत पड़ती है? तो ये सिर्फ एवरेज नहीं है, ये दो पार्ट में हो सकता है। एक हो सकता है जिसे हम कहते हैं सिंपल एवरेज, जैसे आप लोगों ने बचपन से प्रॉफिट को कैलकुलेट या किसी भी नंबर का एवरेज कैलकुलेट किया है, उसे हम कहते हैं सिंपल एवरेज। आपने शायद अपने स्टैटिस्टिक्स में मीन निकालते समय से निकाला है, ठीक है, नॉन डिस्क्रीट डेटा जब हम उसे मीन कैलकुलेट करते हैं तो आई थिंक आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हो, समेशन एक्स बाई एन। ओके, बट आपने शायद अपने स्टैट्स में एक और चीज देखी होगी, कभी कभी डेटा के अंदर ट्रेंड होता है, मतलब वो किसी कंटिन्यूअस पैटर्न के साथ या तो बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है। उस केस में हम उसका सिंपल एवरेज कैलकुलेट नहीं करके रेदर हम वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं। और शायद आपने स्टैटिस्टिक्स में इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे इस्तेमाल किया है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, है ना? एम आई करेक्ट? Yes. हाँ ठीक, तो आज सीखते हैं। पहले हम सीखेंगे एफएमपी क्या होता है, क्योंकि एफएमपी का कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, दिस एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑल्दो इट इज द इजीएस्ट वन, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन ऑल द फोर, because the rest three will purely be based on calculation of average profit. बिना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किए हम सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड नहीं कर सकते। तो अब इसे कैसे करते हैं वो हमें देखना है। सी, इन केस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हम दो मेथड से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। मेथड वन जहां एवरेज प्रॉफिट है, मेथड टू जहां सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन का भी दो पार्ट है, एंड द फिफ्थ वन इज एन्युटी मेथड। We'll first see how we can calculate this adjusted average profit, which is also known as FMP. और यह FMP क्यों जरूरत है हमें? FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज आपने बताया कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उसमें बाकियों के मुकाबले आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हो, although all of you have invested the same amount of money. So being an analyst, मैंने आपको बताया, oh that means you must have some goodwill in your business. You said yes, I have. Guys, just a minute.
ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो रीजन सुनिएगा ध्यान से। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ वहां पे मैंने भी 1 लाख इन्वेस्ट किए, बाकी लोगों ने भी 1-1 लाख इन्वेस्ट किए, बट मैं दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा दैट मीन्स वहां गुडविल है। मैंने बोला हाँ, बट कितने का है वो नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि आप एवरेज कितना प्रॉफिट कमा लेते हो। तो जब भी मैं बात करता हूँ एवरेज, आपको पता है स्टैटिस्टिक्स ये सारी चीजें पास्ट डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। अगर मुझे 2020 में ये पता करना हो कि मेरी गुडविल कितने की थी, तो मुझे उसके पुराने ईयर्स का डेटा कैलकुलेट करके पता करना होगा प्रॉफिट। अब क्योंकि प्रॉफिट हर साल सेम नहीं रहता, इसीलिए शायद आपको पता है मीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट item, because if the items are not constant so you can find a midpoint of it and आप कह सकते हो that on an average इतना होना चाहिए। तो आपने वही एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश की, बट तब मुझे पता चला कि जिस ईयर्स की डेटा मैं ले रहा था या जिस ईयर्स के डेटा पे मैं एवरेज कैलकुलेट कर रहा था, उन ईयर्स के डेटा में कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो नॉन रेकरिंग है। क्या है? नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब वो उस साल हुए तो थे बट वो हर बार होते नहीं है। जैसे जैसे मान लो आपने मेरे लास्ट 3 साल के प्रॉफिट को एवरेज करने की कोशिश की, तब मैंने आपको बताया कि 2 साल पहले मेरे एक गोडाउन में आग लग गई थी जिसके कारण मुझे 10,000 रुपए का नुकसान हो गया था। तो बीइंग अ वैल्यूअर मैंने आपसे पूछा तो हर साल क्या आग ही लग जाती है आपके यहाँ? आपने कहा नहीं नहीं, ये पिछले साल ही बस लगी थी। इसका मतलब इस आग के लगने से जो नुकसान आपको हुआ था, मतलब जिसके कारण आपका प्रॉफिट कम हो गया था, वो एक नॉन रेगुलर इवेंट है। तो इसका मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में दोबारा आग नहीं लगेगी, क्योंकि ये बार बार नहीं होता। आपने बोला हाँ। मैंने कहा तो इसके कारण जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को रिवर्स करना होगा। तो आप देखिए, हम प्रॉफिट एज पर बुक्स लेते हैं, उसके बाद उसमें से सारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस को वापस ऐड कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट निकालते समय एक्सपेंस माइनस होता है। अगर एक्सपेंस नॉन रेकरिंग है तो हम उसे क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे प्रॉफिट के साथ। उसी तरह से मान लो आपके पास कोई प्रॉफिट है जो नॉन रेकरिंग है। मान लो सरकार ने अचानक से कोई स्कीम लॉन्च कर दी जिसके कारण कुछ पैसे मिल गए, तो ये क्या प्रॉफिट है आपका? आपने बोला नहीं सर, ये प्रॉफिट इस साल तो है बट ये हर साल नहीं होता। हर साल ऐसा जैकपॉट थोड़ी ना मिलता है। हर साल आप घर से बाहर निकलते हो घूमने के लिए तो किसी का पर्स गिरा हुआ थोड़ी ना मिल जाता है। हर साल थोड़ी ना मामा घर आ जाते हैं जो आपको पैसे देते हैं घूमने के लिए। तो जो चीजें हर साल नहीं होती उन्हें हम एलिमिनेट करेंगे, और फाइनली जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का नाम देंगे। Now, after finding this average maintainable profit, if we are calculating simple average, तो हम क्या करेंगे? हम टोटल ऑफ प्रॉफिट ले लेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे। मतलब मैं इन सारे प्रॉफिट्स को एड अप करूंगा, इसे टोटल ऑफ प्रॉफिट, जिसे हम समेशन पाई लिख सकते हैं बिकॉज पाई रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट। तो मैंने क्या किया? मैंने टोटल किया किसको? पाई को, दैट इज प्रॉफिट को, एंड मैंने इसे डिवाइड किया बाय एन, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स से। और मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा सिंपल प्रॉफिट। क्लियर है आपको? हाँ। यस सर। लेट्स सी। कॉन्सेप्ट मतलब पेन पुशर 1, इट सेज ली एंड लॉर्सन are equal partners, that means 1:1. They agreed कि हिक्स will be bought into the partnership for 1/4 share. अब भैया हिक्स आ रहा है और गुडविल हमारे फर्म का है, तो हमने जो आज तक गुडविल कमाया है उसका हिस्सा हम तो उस गुडविल में अपना हिस्सा हिस्स को देना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये पता लगाना है कि गुडविल है कितने का, ताकि हम हिस्स से प्रॉफिट में सॉरी गुडविल का भी 1/4 हिस्सा मांग सके। तो हमें इसके लिए पता करना है कि हमारा गुडविल कितने का। मेसर्स ली एंड लॉर्सन जो कंपनी है
उसका 2008 से लेकर 11 तक ईयर का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, लास्ट 4 साल का। और 31 दिसंबर 2011 को कहा गया कि ली एंड लॉर्सन के पास टोटल कैपिटल कितने का था? 5 लाख का। रेट ऑफ रिटर्न कितने का था? 20% का। आपसे पूछा कि वेरियस मेथड्स में कैलकुलेट करके बताइए कि गुडविल कितने का है। देखिए पहले इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि भैया क्वेश्चन में कहीं पे भी इरेगुलर आइटम्स का या नॉन रेकरिंग आइटम्स का जिक्र नहीं किया गया। आपने बोला हाँ, मैंने कहा इसका मतलब हम ईयर्स लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन में कि हमारे पास ईयर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ईयर 1 दैट इज 2008, 9, 10 एंड 11, हमारे पास 4 साल है। हमारे पास प्रॉफिट कितने का है चारों साल में? दैट इज एफएमपी। मैं किस चीज को लिख रहा हूँ? एडजस्टेबल प्रॉफिट को। एडजस्टेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है अभी अभी मैंने आपको बताया। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को एडजस्टेबल प्रॉफिट में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पे सारे वैल्यूज लिख लोगे प्रॉफिट का, टोटल करोगे और उसे 4 से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट योर एवरेज प्रॉफिट। ओके, आई थिंक ये क्लास एंड हो जाएगी। आई हैव टू स्टॉप दिस and we'll continue in the next class.